एक बार फिर से शेयर कर दे रहे हैं। अभी आपके पास में ऑडियो वीडियो क्लियर है? कमेंट कीजिए फटाफट से। गुड इवनिंग। निशु नवरिया का ये जो कमेंट है कि एमसीक्यू करने हैं उनको इंडियन ज्योग्राफी के, तो इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू आपको कल से मिल जाएंगे। ठीक है। और अभी आप लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि कई दिन से लाइव क्लास नहीं हुई और आज भी लाइव में थोड़ी सी नौटंकी हो गई क्योंकि हाँ जी। राहुल उत्तम, आपने तब से कमेंट भी नहीं किया कि ऑडियो आपके पास में नहीं आ रही है। सही आ रही है, ओके। बताओ, इतनी देर से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और हम बोलते चले जा रहे हैं, आपने बताया नहीं किसी ने। चलो फिर से शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से, ओके। तो अपन लोग आज कंप्लीट करेंगे जैव भूगोल, जो शबिंदर सिंह सर की फिजिकल ज्योग्राफी की 1000 एमसीक्यू वाली बुक है। उसी का ये पार्ट है जैव भूगोल, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन से ऊपर है। उन सभी क्वेश्चन को अपन लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो एक बार राहुल उत्तम आप सब लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो। टोटल 100 क्वेश्चन से ऊपर है। जैव भूगोल बायोज्योग्राफी क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इनको पहले अपन लोग इरेज कर लेते हैं, आपको आंसर शो हो जाएगा। शेयर कर दीजिए आप लोग अब तक एक बार, ठीक है। 10 से 15 मिनट तो हम लोग क्लास में बोलते ही रहे। वो तो एकदम से हमने देखा है कि ना तो कोई कमेंट्स है ना कुछ है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं कोई तो इशू है क्लास में। चलिए शुरू करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। नंबर पर मत जाइएगा क्योंकि बुक के हिसाब से यहाँ पे नंबर आपको मिलेंगे। आंसर आप लोगों को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप लोग फिर भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़े से न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी न्यू क्वेश्चन ही सर के हिसाब से। तो चलो डिस्कस करें इनको। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका फाइटोजोग्राफी पादप भूगोल में अध्ययन नहीं किया जाता है? फाइटोप्लैंक्टन्स का, जूप्लैंक्टन्स का, वन का या फिर घास के मैदान का? किसका अध्ययन नहीं किया जाता है पादप भूगोल में या फिर फाइटोजोग्राफी में? फटाफट फटाफट आंसर कीजिए क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। अपन लोग फाइटोजोग्राफी में जो अध्ययन नहीं करते हैं, देखिए फाइटोजोग्राफी आपका जो पादप भूगोल है उसमें अपन लोग सिर्फ पौधे का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषी हरे पौधे होते हैं इनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो अध्ययन नहीं करेंगे अपन लोग, वो फाइटोप्लैंक्टन्स का करते हैं, वन का करेंगे, घास का करेंगे, क्योंकि ये जो पौधे हैं वो आपके कैसे हैं, प्रकाश संश्लेषी हरे पौधे हैं। लेकिन जूट प्लैंक्टन से इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव भूगोल की निम्नलिखित शाखाओं में से किस शाखा में प्रजातियों के उद्भवन, इवोल्यूशन एवं विलोपन, एग्जिस्टेंस, इनका अध्ययन किया जा रहा है? संरक्षण जैव भूगोल का, सागरीय जैव भूगोल में, आर्थिक जैव भूगोल में या फिर ऐतिहासिक जैव भूगोल में? तो किस में उद्भवन एवं विलोपन दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कब पौधा होगा और कब वो विलुप्त हुआ, ये जब दोनों अपन लोग पढ़ेंगे तो ये किस में बात चली जाएगी, इतिहास में बात जाती है, ठीक है। तो अपना ये जो भूगोल हुआ वो किस तरीके का भूगोल हो जाएगा, ऐतिहासिक जैव भूगोल हो जाएगा, ठीक है।
डी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्टन समुदाय का जैव भूगोल की निम्नलिखित शाखाओं में से किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? सागरीय जैव भूगोल में, पारिस्थितिकी जैव भूगोल में, स्थल जैव भूगोल में, या फिर ऐतिहासिक जैव भूगोल में। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्टन समुदाय नाम दिया गया है, नेक्टन समुदाय बेसिकली होते क्या है? तो नेक्टन समुदाय आपने देखा होगा, देखा क्या, सब लोग देखे हैं, ये जो सागर में या फिर समुद्र में तैरने वाले जो जीव होते हैं, सिंपली जो तैरने वाले जंतु होते हैं, जैसे कि मछलियां हो गई, उनको अपन लोग शामिल करते हैं किसमें? नेक्टन समुदाय में। तो अब जैसे तैरने वाले जीव हैं, नेक्टन हो गए, तो वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? सागर में मिलेंगे। तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? सागरीय जैव भूगोल में पहुंच जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो कमेंट कीजिए। अब इसको क्या हुआ? चलो, निम्नलिखित में से किसे सुपर मांसाहारी जंतु कहा जाता है? ध्रुवीय भालू को, गिरबब्बर शेर को, भेड़िया को, या फिर बंगाल टाइगर को? किसको कहा जाता है सुपर मांसाहारी या फिर हाइपर मांसाहारी? कमेंट कीजिए आप लोग। सागरीय जैव, ओके जीएस पांडे। चलो, हाँ जी, सुपर मांसाहारी जंतु किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर याद रखिएगा, सुपर मांसाहारी जंतु कहा जाता है ध्रुवीय भालू को। ध्रुवीय भालू को क्यों कहा जाता है? एक तो ये ध्रुवीय भालू पाया कहाँ पे जाता है? तो और आपकी सिंपल सी बात है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, जो आपका आर्कटिक रीजन वाला जो क्षेत्र है, वहां पे आपका ये ध्रुवीय भालू पाया जाता है। अब इसको सुपर मांसाहारी कहा क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि ये जो भालू है ना, एक दिन में करीब 70 से लेकर के 75 किलोग्राम मांस खा जाता है। ठीक है, 70 से 75 किलोग्राम मांस खाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ध्रुवीय भालू कहा जाता है। ओके, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? वनस्पति प्रवणता ग्रेडियंट में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में आप लोग जाओगे तो वहां पे कमी होती जाती है। बी में कह रहा है कि जो भारत का पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। सी में कह रहा है कि सुनामी लहरें की गति है जो कि सागरी तट की ओर में बढ़ती जाती है। और डी में कह रहा है कि पंचघट्टी जो पंचगनी पठार है आप लोगों का, वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो इसमें आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फटाफट से आंसर कीजिए। नहीं में आंसर पूछा है, यानी कि कौन सा यहाँ पे गलत दिया गया है वो आपको जवाब देना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो वनस्पति प्रवणता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में जाएंगे तो कम होती जाती है, सभी को पता है, क्योंकि वहां पे क्या है, जलवायु थोड़ी सी कठिन है, इसलिए वहां पे जो वनस्पति प्रवणता है वो कम होती जाती है। और भारत का पश्चिमी घाट है जो कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये जो बात कह रहा है कि सुनामी लहरों की गति सागरी तट की ओर में बढ़ती जाती है, बढ़ती नहीं है, कम होती है। ठीक है, और जो पंचगनी पठार है वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी जो दिया है वो गलत है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत प्रजातियों की उत्पत्ति का हिस्सा नहीं है? अनुकूलन एडेप्टेशन नहीं है, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, सर्वाइवल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है? हाँ जी, सी। चलिए इसको बताइए, थोड़ा फास्ट आप लोग आंसर कीजिए। चलिए, तो ये जो डार्विन ने अपना प्रजातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने शामिल किस किस को किया था? अडेप्टेशन को किया था, नेचुरल सिलेक्शन को किया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को किया था, लेकिन सर्वाइवल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट को नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग डालते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति समुदाय की प्राथमिक एवं द्वितीयक जैविक अनुक्रम प्राइमरी एवं सेकेंडरी बायोटिक सक्सेशन का जैव भूगोल की निम्नलिखित शाखाओं में से किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? संरक्षण जैव भूगोल में, या फिर पारिस्थितिकी जैव भूगोल में, ऐतिहासिक जैव भूगोल में, या फिर द्वीप जैव भूगोल में? किस में अध्ययन किया जाता है जो वनस्पति समुदाय के प्राथमिक और द्वितीयक जैविक अनुक्रम है?
चलिए, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक जैविक अनुक्रम का अध्ययन अपन लोग करते हैं वो पारिस्थितिकी जैव भूगोल में करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन की प्रक्रियाओं का जैव भूगोल की निम्नलिखित शाखाओं में से किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? ओके, पारिस्थितिकी जैव भूगोल में, ऐतिहासिक जैव भूगोल में, जंतु जैव भूगोल में या फिर संरक्षण जैव भूगोल में? किसमें अध्ययन किया जाता है? अनुकूलन और प्राकृतिक चयन का। अभी अपन लोगों ने अनुकूलन और जो प्राकृतिक चयन है से संबंधित क्वेश्चन किया है। चलो, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जो आपका पारिस्थितिकी जैव भूगोल है इसमें अनुकूलन और प्राकृतिक चयन का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वनस्पति समुदाय के अध्ययन को जेनेटिक उपागम जेनेटिक अप्रोच का प्रतिपादन किया था? आर एच विटेकर ने, डी कैंडोल ने, एफ ई क्लीमेंट ने या फिर सी आर रॉनकियर ने? आप लोग एक बार शेयर भी तो कर दीजिए सेशन को। चलिए, जेनेटिक जो उपागम है इसका प्रतिपादन किसने किया था वनस्पति समुदाय के अध्ययन का? काफी इजी है, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा एफ ई क्लीमेंट। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कब किया था इन्होंने? 1916। ठीक है, 1916 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसने वनस्पति समुदाय के अध्ययन में चरम क्लाइमैक्स की संकल्पना विकसित की थी? एजी टांसली ने, चार्ल्स डार्विन ने, एफ ई क्लीमेंट ने या फिर हैरी काउल्स ने? किसने की थी क्लाइमैक्स या फिर चरम की संकल्पना? चलिए, तो इसमें भी आप लोग नाम याद रखेंगे एफ ई क्लीमेंट। 1916 में ही इन्होंने चरम शब्दावली का प्रयोग किया था और चरम वनस्पति क्लाइमेक्स वेजिटेशन की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्लाइमेक्स वेजिटेशन संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन वनस्पतियों की अधिकतम वृद्धि में मिट्टियों को सर्वाधिक प्रभावी कारक दर्शाता है? चरम जलवायु, अजैविक जलवायु, सॉरी अजैविक चरम, जैविक चरम या फिर मृदीय चरम? अधिकतम वृद्धि में मिट्टियों को सर्वाधिक प्रभावी कारक यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो आंसर आप लोग कीजिए। चलो, तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा मृदीय चरम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी आवास होता है या फिर आपका घर है कुछ भी है, वहां पे क्या है मिट्टी के कारण वनस्पति की अधिकतम वृद्धि हो या फिर उसका विकास हो तो उसको क्या बोला जाता है? मृदीय चरम बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले द्वीप जैव भूगोल की पहचान एवं निर्धारण किया था? चार्ल्स डार्विन ने, जॉर्ज फोस्टर ने, बफन ने या फिर अलेक्जेंडर फोन हमबोल्ट ने? चलो, तो द्वीप जैव भूगोल की पहचान एवं निर्धारण किया था वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें नाम आप लोग याद रखेंगे जॉर्ज फोस्टर का। ठीक है, जॉर्ज फोस्टर ने सबसे पहले क्या किया था? द्वीप जैव भूगोल का पहचान की थी। निम्नलिखित में से किसने पौधों के समूह के लिए एसोसिएशन शब्दावली का उपयोग किया था? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने, एफी क्लीमेंट ने, एजी टांसली ने या फिर बफन ने? किसके द्वारा किया गया था एसोसिएशन शब्दावली का प्रयोग? फटाफट से आंसर कीजिए, थोड़ा फास्ट चलिए आप लोग। चलो, तो यहाँ पे जो एसोसिएशन शब्दावली है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था?
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो पौधों के समूह होता है इसको इन्होंने नाम दिया था पादप सहचर या फिर पादप समूह का नाम भी इन्होंने दिया था, जिसमें प्लांट एसोसिएशन इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। प्लांट एसोसिएशन शब्द का प्रयोग किया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय पादप या फिर देशज पादप एंडेमिक प्लांट संकल्पना की प्रतिपादन किया था? एफ ई क्लीमेंट ने, हर्बर्टसन ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, या फिर एडी कैंडोल ने? चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से, कितना स्लो हो आप लोग। चलो, तो यहाँ पे स्थानीय पादप या फिर देशज पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो उसमें आप लोग नाम याद रखेंगे, एफ ई क्लीमेंट का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से किसने वनस्पति प्रवणता वेजिटेशन ग्रेडियंट की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? जॉर्ज फोस्टर ने, बफन ने, एडी कैंडोल ने, या फिर अल्फ्रेड रसेल बेलास ने? किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? चलिए, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, जो वनस्पति प्रवणता है वेजिटेशन ग्रेडियंट है, इसका प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज फोस्टर के द्वारा। अब यहाँ पे जो वनस्पति प्रवणता है इसका मतलब क्या है, तो इसमें आप लोग जानेंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में आप लोग जाएंगे तो पादप प्रजातियां जो है वो कम होती जाएंगी, और साथ में उनकी ऊंचाई है वो भी कम होती जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? पादप प्रवणता वेजिटेशन ग्रेडियंट इसको कहा जाता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र नामावली का प्रयोग किया था? टी डी ब्रुक ने, एच ए रागिन ने, ए जी टांसरी ने, या फिर ए आर हिल ने? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। चलो, तो ये जो इकोसिस्टम है या फिर पारिस्थितिकी तंत्र है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था ए जी टांसरी के द्वारा। कब किया गया था? 1935 में इसका प्रयोग किया गया था। डेट भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों के निरंतर रूपांतरण की संकल्पना को निरूपित किया है? जॉर्ज कुवियर ने, जेबी लैंडमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, जॉर्ज फोस्टर ने? चलिए, तो यहाँ पर जो प्रजातियों के निरंतर रूपांतरण कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज की संकल्पना को जो निरूपित किया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें नाम आप याद रखेंगे जेबी लैंडमार्क का। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्र एवं प्रकृति वैज्ञानिक है। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, जो प्रजातियों की विरासत के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी इन्होंने ही निरूपित किया था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रजातियों के उद्भवन की क्रियाविधि की पहचान एवं निर्धारण किया था? चार्ल्स डार्विन ने, एडोल्फ इंगलर ने, अल्फ्रेड रसेल वेलास ने, काम्टे दी बफन ने? तो प्रजातियों के उद्भवन की क्रियाविधि की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें नाम आप लोग याद रखेंगे, पूजा देवेंद्र राधे राधे, चार्ल्स डार्विन को। ओके। ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के द्विध्रुवीय वितरण बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन की संकल्पना प्रस्तुत की थी? एडोल्फ इंगलर ने, जेबी लैंडमार्क ने, अल्फ्रेड बेलास ने, या फिर एडी कैंडोल ने? किसके द्वारा ये जो संकल्पना है दी गई थी द्विध्रुवीय वितरण की? चलिए, तो यहाँ पे जो द्विध्रुवीय वितरण है इसकी संकल्पना दी गई थी एडी कैंडोल के द्वारा। डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके।
द्विध्रुवीय यानी कि जो संकल्पना है, दोनों गोलार्ध जो आपका उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध है उस पौधे के वहां में जो पौधे उत्पन्न होते हैं शीतोष्ण कटिबंध में या फिर शीतोष्ण प्रदेश के जो प्रजातियां होती हैं उन पौधों की इन्होंने बात कही थी और उसी में इन्होंने द्विध्रुवीय वितरण को अ, संकल्पना प्रस्तुत की थी। ओके, यानी कि जैसे आप लोग दोनों ध्रुवों में जाएंगे, चाहे आप उत्तर में चले जाएं चाहे आप दक्षिण में चले जाएं, वहां पे आपको समानता देखने को मिल जाएगी पौधों के रूप में। आगे बढ़िए। बेलास तथा फिलिप स्क्लेटर ने विश्व को कितने जंतु भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था? 7 प्रदेशों में, 8 प्रदेशों में, 6 प्रदेशों में या फिर 10 प्रदेशों में? कितने प्रदेशों में विभाजित किया था बेलास एवं फिलिप ने? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे विश्व को कितने जंतु भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था? तो 6 जंतु भौगोलिक प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया था। कब किया था? 1858 में इन्होंने विभाजित किया था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड आइसलैंड लाइफ इसकी रचना की थी? चार्ल्स डार्विन ने, अल्फ्रेड रसेल वेलास ने, अगस्टिन द कैंडोल ने, जॉर्ज फोस्टर ने? किसके द्वारा ये जो बुक है इसकी रचना की गई थी? तो इस बुक को आप लोग याद रखेंगे, अल्फ्रेड रसेल बेलास के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भूगर्भिक कालो जियोलॉजिकल पीरियड में किस काल में पुष्पी पौधों का उद्भवन हुआ है? यानी कि जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनका उद्भव हुआ है सिल्यूरियन काल में, ऑर्डोविशियन काल में, पर्मियन काल में या फिर क्रेटेशियस काल में? चलिए, तो यहाँ पे जो आपके भूगर्भिक कालों में से जो पुष्पी पौधे हैं उनका उद्भव कब हुआ है? तो वो आप लोग याद रखेंगे क्रिटेशियस काल में इनका उद्भव हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि आज से करीब आप लोग जाएंगे 135 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व, तब ये आपका क्या हुआ है जो पुष्पी पौधे या फिर फ्लोरिंग प्लांट्स हैं इनका उद्भव हुआ था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे जैव मंडल के अजैविक अबायोटिक संगठक में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जंतु फौना को, वायु को, जल को या फिर मृदा को? तो जैव मंडल के अजैविक घटक की बात हो रही है तो उसमें अपन लोग किसको शामिल नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, जंतुओं को अपन लोग किस में रखते हैं? जैविक घटक में रखते हैं, ना कि अजैविक घटक में। तो ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने एजी टांसले की एकल कारक आश्रित चरम की संकल्पना का विरोध किया था? आर एच विटेकर ने, ऑगस्टिन द कैंडोल ने, कुबियर ने या फिर एडोल्फ इंगलर ने? किसने विरोध किया था? तो इसमें आप लोग नाम याद रखेंगे आर एच विटेकर का। ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए।